Hello friends, welcome to Us Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम SSP। इसमें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आपके हर स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को, जिसमें अभी तक हम आप लोगों को क्लास 6 से 10 तक के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट की वीडियोस दे चुके हैं। अगर आप उनमें से किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक बस ट्यूटोरियल एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर ना कीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो बिना वक्त गंवाए अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट को। उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है ये पढ़ेंगे। साथ ही ये पढ़ेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बने रहिए बस ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ और हम अब शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन से। हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो दरअसल दोस्तों हर वो प्रोसेस जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक या एक से ज़्यादा नई सब्सटेंस बनाती हैं, वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के वाली, उन्हीं को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में समझें कि अगर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब कि जो चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट के रूप में ली हैं, शुरुआत में ली हैं, वो सब रिएक्टेंट कहलाती हैं और उन्हें रिएक्ट कराने के बाद जो चीज़ बनी वो प्रोडक्ट कहलाती है। तो इससे हमें ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। तो आइए केमिकल रिएक्शन की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। दरअसल हम यहाँ पे मैग्नीशियम को जलाने की बात कर रहे हैं। कम्बिशन ऑफ मैग्नीशियम अगर होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें से बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम किसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। वो हम बताएंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अब पता चलने वाली है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि किसी भी गैस का निकलना। अगर किसी प्रोसेस के होने पर कोई गैस निकल रही है, इवॉल्व हो रही है उसमें से, तो इसका मतलब वो एक केमिकल रिएक्शन है। साथ ही अगर किसी प्रोसेस के होने पर प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे दूध का फट जाना, दूध जब फटता है तो उसमें नीचे पनीर बनाता है, दैट इज़ द प्रेसिपिटेट। वो पीपीटी बन जाती है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसका मतलब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। साथ ही अगर किसी प्रोसेस के होने पर कलर में चेंज आता है, देन हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। और साथ ही अगर किसी प्रोसेस के होने पर टेम्परेचर में चेंज आता है तब भी हम उसे केमिकल रिएक्शन ही कहेंगे। उसके बाद अगर किसी भी प्रोसेस के होने पर स्टेट में चेंज होता है, चेंजिंग स्टेट में चेंज होता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में या गैस सॉलिड में चेंज होती है, तो ये सभी जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। दरअसल सिंपली अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली और फॉर्मूले के साथ अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वही केमिकल इक्वेशन कहलाती है। मतलब वो इक्वेशन जिसमें हम किसी केमिकल रिएक्शंस को सिंबल और फॉर्मूला यूज़ करके एक्सप्लेन कर रहे हो वही क्या है, केमिकल इक्वेशन। लेकिन केवल इतना ही नहीं, इसके साथ अगर कोई इक्वेशन केमिकल इक्वेशन है तो वो उसके अंदर मौजूद सभी सब्सटेंस के स्टेट, उनके नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कंसंट्रेशन विद वाटर को भी रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए, चाहे वो सब्सटेंस रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। यहाँ पे आप देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आपको नहीं अभी समझ में आया होगा। दरअसल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कितना मिला हुआ है किसी सब्सटेंस में ये बताता है, यानी कि वो सब्सटेंस एक्वस है, डाइल्यूटेड है या फिर कंसंट्रेटेड है। तो ये हमें केमिकल इक्वेशन ही बताती है। अगर हम केमिकल इक्वेशन की कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो वो हो सकते हैं जैसे 2mg इन सॉलिड स्टेट प्लस O2 इन गैसेज स्टेट गिव्स 2mgO इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये इक्वेशन जो है वो हमें नंबर ऑफ एटम भी बता रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बता रही है। मतलब आप देख सकते हैं कि O ऑक्सीजन के नीचे छोटा सा 2 बना हुआ है, ये हमें नंबर ऑफ एटम बता रहा है। साथ ही मैग्नीशियम के पहले जो 2 लिखा है वो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैग्नीशियम के है 2 और नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन है 2। साथ ही जो ब्रैकेट में S और G लिखा है ये हमें सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट बता रहे हैं। तो इससे हमें ये सब चीज़ें भी पता चलती है। साथ ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो वो हो सकता है जैसे 2H2 इन गैसेस स्टेट प्लस O2 इन गैसेस स्टेट गिव्स 2H2O इन लिक्विड स्टेट। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है केमिकल इक्वेशन का, इसमें भी वही सब चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे की जाती है। दरअसल किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी इक्वेशन बैलेंस तब होती है जब उसमें नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट हो, वो भी हर एक सब्सटेंस के लिए। तो अगर हम इसमें कुछ एग्जांपल देखना चाहें तो मैं एक एग्जांपल लूँगा इक्वेशन का, जैसे कि Na+O2 गिव्स Na2O, जो कि एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो भी आप देखिएगा। अगर हम कंपेयर करें कि सब्सटेंस सोडियम जो है उसके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। जब और उसी के साथ ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट है 2 और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट है 1। इसका मतलब ये दोनों तरफ बैलेंस नहीं हो रही है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम दोनों ही सब्सटेंस के बराबर नहीं है। अगर हम इसमें Na से पहले 4 और Na2O से पहले 2 लिख दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये टेबल कुछ ऐसे बदल जाएगी। और इसमें नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट ऑफ सोडियम हो जाएंगे 4, साथ ही प्रोडक्ट में भी हो जाएंगे 4। उसी तरह ऑक्सीजन के हो जाएंगे 2 रिएक्टेंट में और 2 ही हो जाएंगे प्रोडक्ट में, यानी कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब बैलेंस हो जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं 4Na+O2 gives 2Na2O is a balanced equation। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एक बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। तो इससे हमें पता चला कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। दरअसल जो सबसे पहला टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द सेकंड टाइप इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फिफ्थ वन इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। तो इन सभी रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कोई 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। याद रखिएगा दोस्तों, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। इस रिएक्शन का मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, जिसमें पहला एग्जांपल है CaO इन सॉलिड स्टेट प्लस H2O इन लिक्विड स्टेट गिव्स CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस हीट। यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बना रही है, क्योंकि इसमें क्विक लाइम वाटर के साथ मिलकर स्लैग्ड लाइम बना रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि क्विक लाइम और वाटर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए ये इक्वेशन क्या है, कैसी रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो उसी के साथ दूसरा अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो दूसरा एग्जांपल हो सकता है जैसे 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। इस प्रोसेस में आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आयरन ऑक्साइड बना रहा है, इसीलिए ये भी रिएक्शन क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम देखें, ये वो रिएक्शन होती है जो एक सिंगल सब्सटेंस को 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में क्या करती है, स्प्लिट कर देती है, तोड़ देती है। इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो वो हो सकते हैं जैसे CaCO3 सब्सटेंस, या जो है सॉलिड फेस में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये केवल एक ही सब्सटेंस है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें से CaO प्लस CO2 गैस निकलती है, यानी कि 2 सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ये स्प्लिट अप हो जाता है। यानी कि लाइम स्टोन को गर्म करने पर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये हमें पता चला। और ये रिएक्शन कैसी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है।
उसके साथ ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो उसमें 2FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट जो है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो ऐसा करने पर Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 बनते हैं। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 बनते हैं। यानी कि इसमें एक सब्सटेंस 3 सब्सटेंस में क्या हो गया, स्प्लिट अप हो गया। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। दरअसल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, उसके कंपाउंड में से निकालकर खुद उसमें लग जाता है। तो और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है रिएक्टिविटी डिफरेंस की वजह से। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये बात पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। जैसे Pb इन सॉलिड स्टेट जब CuCl2 इन एक्वस स्टेट के साथ रिएक्ट होता है। यहाँ पे आप देखिएगा जो Cu यानी कि कॉपर है वो Pb यानी कि लेड से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। यहाँ पे लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए लेड क्या करेगा, उससे क्लोरीन जो है उसे छीन लेगा और खुद उसके साथ कंपाउंड बना लेगा। यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ अगर लेड की रिएक्शन होगी तो वो लेड क्लोराइड बन जाएगी और कॉपर अलग निकल जाएगा। तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। साथ ही अगर हम आयरन की रिएक्शन करा दे कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर भी देखिएगा दोस्तों कि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए इस कंडीशन में आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है और खुद वहाँ पे लग जाता है। यानी कि अगर कॉपर सल्फेट के साथ आयरन रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बना देता है और कॉपर को निकाल देता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन हुई ये हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों सब्सटेंस जो होते हैं अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक अपने कंपाउंड को अदल बदल लेते हैं, यानी कि अपने अपने एलिमेंट को इधर उधर कर लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल आप देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें Na2SO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस गिव्स BaSO4 2NaCl। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन Ba के साथ यानी कि बैरियम के साथ जुड़ा हुआ था, वो तो चला गया है सोडियम के साथ, जबकि SO4 सल्फेट जो था बैरियम के साथ जुड़ा हुआ था आया है, और वो पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था, सोडियम के साथ। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। यानी कि इसमें दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को। दरअसल एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, यानी कि गर्मी निकलती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ सूखी लकड़ी हो, तो अगर हम उन्हें जलाते हैं तो बर्निंग ऑफ कार्बन की रिएक्शन होती है और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक बार करके देखते हैं। कुछ लकड़ियाँ लेते हैं और उनमें अगर हम फायर लगा दें तो ये क्या हुई, बर्निंग ऑफ कार्बन हुई। यहाँ पे एक रिएक्शन टेक प्लेस करती है, एक रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन जो है वो ऐड हो जाता है ऑक्सीजन O2 के साथ और हमें प्रोवाइड कराता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ही हीट हमें वो प्रोवाइड कराता है। ये जो गर्मी है इसका भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट निकली है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और ये एक इसका एग्जांपल है। दोस्तों इसका एक और एग्जांपल है, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होती है तो उसमें भी एनर्जी निकलती है। एनर्जी का निकलना भी हीट का निकलना ही माना जाता है, क्योंकि हीट भी क्या है, एक एनर्जी की ही फॉर्म है। तो वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन को। ये एक्सोथर्मिक का बिल्कुल उल्टा है। इसमें हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। मान लीजिए अगर हम किसी भी वाटर को गर्म कर रहे हैं तो और वो एवोपोरेट करना शुरू कर दे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अगर हमारे पास एक बर्नर हो, उस पर हम पानी से भरी हुई एक केटल रख दें, तो वो जो पानी
इवेपोरेट होने लग जाएगा, उस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहेंगे कि क्योंकि जो हमने हीट दी है वो उसमें क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो H2O लिक्विड फॉर्म में जो कि वाटर है उसको अगर हम हीट प्रोवाइड कराएं तो वो H2O गैसियस स्टेट बन जाता है, यानी कि स्टीम बन जाता है। तो ये जो है, क्योंकि इसमें चेंज इन स्टेट हो रहा है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन है। और ये कैसी केमिकल रिएक्शन है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट का हमने यूज़ किया है, हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो भी या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। साथ ही अगर हम देखें रिडक्शन क्या होती है, तो वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन ऐड होती हो और ऑक्सीजन रिमूव होती हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। अगर हम एक और चीज़ देखना चाहें कि कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीज़ें होती हो, तो दोस्तों उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दरअसल रिडॉक्स रिएक्शन वही रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीज़ें एक साथ हो रही हों। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मान लीजिए ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO, यानी कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ये प्रोसेस हो तो इस प्रोसेस में आप देखिएगा कि पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है। साथ ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ था और आगे चल के जुड़ गया है। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ है, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जबकि जहाँ जिंक में ऑक्सीजन नहीं था और जिंक में ऑक्सीजन था और अब जिंक में ऑक्सीजन नहीं है, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोसेस, कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रही हो, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। और इससे हमें ये भी पता चला कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दरअसल होती क्या है। तो आइए दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इसका हमारी डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है, क्या प्रभाव होता है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है कोरिजन ऑफ मेटल, यानी कि किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का खराब हो जाना। अगर किसी भी मेटल के ऊपर एयर या मॉइस्चर के प्रभाव से या किसी भी केमिकल के प्रभाव से उसके सरफेस जो है वो खराब हो गया हो, उस प्रोसेस को हम कोरिजन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी कि अगर 4Fe में ऑक्सीजन रिएक्ट करे, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आ रहा हो, एयर की प्रेजेंस हो रही है, साथ ही वाटर भी रिएक्ट कर रहा है, यानी कि मॉइस्चर भी रिएक्ट कर रहा है, तो ऐसा होने पर 2Fe2O3 XH2O बनते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड, जो जिसे हम कहते हैं रस्ट। यही क्या है, रस्ट है। Fe2O3 XH2O क्या होता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, यानी कि रस्ट होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये कोरिजन ऑफ मेटल का ही एक एग्जांपल है। तो दोस्तों अगर हमें इसे रोकना है, क्योंकि रोकना तो जरूरी है, तो मेटल सारे खराब हो जाएंगे, तो इसे रोकने के लिए जो सबसे पहला तरीका है वो है कि हम उसे उसके ऊपर पेंट करके रखें। इससे उस तक मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा, एयर नहीं पहुंच पाएगी, तो उस पर रस्ट या कोरिजन नहीं होगा। साथ ही एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर, तो ऐसा होने से आयरन के ऊपर रस्ट नहीं लगता, इससे हम उसकी प्रिवेंशन कर लेते हैं। साथ ही देखते हैं दोस्तों इसके अलावा क्या इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारी लाइफ में। उसमें जो फर्स्ट इफेक्ट है वो हमने पढ़ लिया, और सेकंड इफेक्ट है रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये जो होता है खाने का खराब होना, मतलब कि अगर किसी भी तरीके से खाने में बदबू आनी शुरू हो जाए या उसका टेस्ट खराब हो रहा हो धीरे धीरे टाइम के साथ, तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। आपने देखा होगा कि कई बार फूड के ऊपर फंगस भी आ जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेंसिडिटी। ये भी क्या होता है, खाने का खराब होना ही कहलाता है। अगर इससे हमें बचना है तो उसके कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। वो है
सबसे पहला है हमें उसे कूल और सूखे प्लेस पे रखना चाहिए ताकि वो मॉइस्चर के या एयर के कांटेक्ट में ना आए। साथ ही अगर हम उसे नाइट्रोजन गैस में रख दें तो भी ऐसा ही होगा, उस पर ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगी। और आपने देखा होगा कि आपके जो कुरकुरे के पैकेट आते हैं या चिप्स के पैकेट आते हैं वो पूरी तरह हवा से भरे होते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि उसके अंदर कौन सी हवा होती है? दरअसल उनके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। इसकी वजह से वो प्रिवेंट रहते हैं और वो रेंसिडाइज नहीं होते। उसके साथ ही अगर आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप उसको हवा की पहुंच से दूर रख दीजिए, जैसा मैंने पहले उपाय में आपको बताया था। उसके साथ ही अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो उसे लाइट से भी दूर रखिए, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ दवाइयाँ आती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि एट द प्लेस डार्क, आपको उसे डार्क प्लेस में रखना है, मतलब लाइट से बचाना है, तो भी वो रेंसिडाइज नहीं होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। हम रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, और साथ ही हमने जाना कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को हमने पढ़ा है, और साथ ही हमने जाना है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। उसके साथ ही हमने ये भी जाना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या प्रभाव होता है। तो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर अभी भी कोई क्वेरी आपकी बचती है तो आप बिना किसी संकोच किए कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपने अभी तक भी वर्स ट्यूटोरियल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक वर्स ट्यूटोरियल एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।